नमस्कार दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं और आप मिलकर बड़ौदा मंडल द्वारा स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, इसको डिकोड करेंगे और जानेंगे कि इस पेपर में हमारी नॉलेज को कैसे परखा जा रहा है। ये पेपर जो है वो 11 जून को आयोजित किया गया था। और इस पेपर को सॉल्व करें उससे पहले हम कुछ मित्रों को धन्यवाद दें जिन्होंने इस पेपर को शेयर किया है। शशिकांत मीना जी हैं, मृत्युंजय सिंह जी हैं, प्रेरक कौशिक जी हैं, अनुराग तोमर जी हैं और रामानुज पांडे जी हैं। तो चलिए इन सबको बिग थैंक यू और तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए हम लोग चलते हैं पेपर पे। पेपर जो है क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इन पे मैट्रिक्स लेवल 6, ग्रेड पे 200 रुपीज़, 42 रुपया। 50% प्रमोशनल कोटा प्लस 30% जनरल सिलेक्शन कोटा है। बीआरसी डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे के बीआरसी मंडल द्वारा आयोजित किया गया है। एग्ज़ाम डेट है 11 जून 2022। 2 घंटे का पेपर है। 55 क्वेश्चन है जिसके लिए मैक्सिमम 100 मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे है हिंदी और अंग्रेजी में, जो आप धीरे धीरे देख रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/3 लिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए 1/3 काटे जाएंगे। ओवर राइटिंग, गांठ छाट, मिटाना, बहुविकल्पों में एक टिक किए हुए उत्तर को छोड़ना, दूसरे उत्तर को टिक करना, किसी भी तरह से संशोधित करना, सब मनाही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कौन सा मास्टर परिपत्र भारतीय रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित है। विच मास्टर सर्कुलर डील्स विथ अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स इन इंडियन रेलवे। ऑप्शन ए मास्टर सर्कुलर नंबर 16, बी मास्टर सर्कुलर नंबर 8, सी मास्टर सर्कुलर नंबर 10 एंड डी मास्टर सर्कुलर नंबर 18। द राइट आंसर इज ए मास्टर सर्कुलर नंबर 16, अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। मास्टर सर्कुलर नंबर 10 जो है वो स्पेशल कैजुअल लीव से है, स्पेशल कैजुअल लीव से है। ठीक है, क्वेश्चन मास्टर सर्कुलर नंबर 8 है अप्रेंटिस एक्ट से, अप्रेंटिस एक्ट 1961। ठीक है, इससे रिलेटेड है। और ट्रेनिंग जो दिया जाता है अप्रेंटिसों को उससे रिलेटेड है। मास्टर सर्कुलर नंबर 18 जो है प्रोविजन ऑफ स्कूल्स इन रेलवे कॉलोनीज फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, इससे रिलेटेड है मास्टर सर्कुलर नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त CCRS के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CCRS वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। तो ये नागर विमानन मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। नागर विमानन मंत्रालय के मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और स्टेट फॉर सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं श्री रिटायर्ड जनरल जो हैं BK सिंह, वो हैं। ठीक है, इनके आगे डॉक्टर भी लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 है HRMS पोर्टल के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये HRMS पोर्टल जो है वो क्रिस के द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, और HRMS होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, फुल फॉर्म ऑफ RMWNRF। तो ये है एक रेलवे मिनिस्ट्री इज वेलफेयर एंड रिलीफ फंड है, हैज़ बीन कंसिडर्ड सिंस ए लॉन्ग फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रेलवे सर्वेंट एंड देयर फैमिलीज इन डिस्ट्रेस सच एज अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, प्रोलॉन्ग इलनेस, सडन डेथ etc इन डिजर्विंग केसेज। तो ये एक रेल मंत्री कल्याण इन राहत कोष है जिसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है पेंशन के अतिरिक्त 30%
डैश की आयु तक पहुंचने वाले पुराने पेंशन भोगियों को दे है। एडिशनल 30% ऑफ पेंशन इज पेएबल टू ओल्ड पेंशनर रीचिंग एट द एज ऑफ 85। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप मैं कहना चाहता हूँ कि फ्रॉम के बजाय एट द एज ऑफ 80 करेंगे तो यहाँ 20% होगा। ठीक है, 20%। और एज ऑफ 85 करेंगे तो 30% होगा। ठीक है, और एज ऑफ 90 करेंगे तो 40% होगा। ठीक है, और एज ऑफ 95 करेंगे तो 50% होगा। और एज ऑफ 80 100 करेंगे तो 100% होगा। ठीक है, ऐसे। चलिए, तो ये कुछ नया करते हैं और ये जानते हैं, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लें और इसके हिसाब से आप याद कर लें तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 20% है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य जो हैं वो हैं, शॉर्ट में हम जब आरआरबी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो शॉर्ट में नाम याद करने पड़ते हैं। MBBS बीना। ठीक है, ये है लास्ट का नाम जो है वो 8th सदस्य है हमारा। ठीक है, ये है अफगानिस्तान। तो पहले नाम देख लेते हैं। ये है मालदीव। ठीक है, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और ये अफगानिस्तान। दैट मीन्स म्यांमार जो है हमारा इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आ गए हैं। वर्तमान में नागर विमान मंत्री कौन है? तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में डैश को हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 जीता है। इंडियाज मेंस बैडमिंटन टीम won the Thomas Cup 2022 for the first time ever by defeating डैश इन द फाइनल। तो इंडोनेशिया को हराया है, जो करीब करीब 14 बार की चैंपियन है। 14 टाइम्स चैंपियन रही, इंडोनेशिया को हराया था और थॉमस कप 2022 को जीत लिया था। तो हमारा आंसर यही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 9 पे चलेंगे। ये पेपर गड़बड़ है। हम पेपर 9 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं, सॉरी। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? तो ये है योगा फॉर ह्यूमनिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसने योगा फॉर ह्यूमनिटी एज ए थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 का थीम को चूज किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि श्रम प्रधान इंटेंसिव वर्गीकरण की ड्यूटी के लिए मानक घंटे सप्ताह में हैं। द स्टैंडर्ड आवर्स फॉर ड्यूटी ऑफ इंटेंसिव क्लासिफिकेशन डैश आवर्स इन अ वीक। तो 42 आवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। निरंतर कर्मचारियों के संबंध में ओवरटाइम की गणना के उद्देश्य से औसत अवधि है। एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवरटाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस स्टाफ इज। तो बाई वीकली है, जो कि सही है। ठीक है, बाई वीकली, यही सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को अपना नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार किया है? रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस हैज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ विच कंट्री टू चेंज इट्स नेम। तो ये है तुर्की। और इन्होंने अपना नाम जो बदल कर किया है रिपब्लिक ऑफ तुर्किया। स्पेलिंग देख लेते हैं।
तुर्किया, TURKIYA, ठीक है। टर्की से उन्होंने टर्किया कर दिया है, ठीक है। एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में अंतोलिया पर स्थित है और दक्षिण पूर्व यूरोप में बाल्कन पर एक हिस्से के साथ अटैच है, ठीक है। तो यही यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, HOR वर्गीकरण में परिवर्तन के मामले में अपीलीय प्राधिकारी होता है। अपीलेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ द चेंज ऑफ HOR क्लासिफिकेशन इज, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो आएगा वो PCPO आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के अनुसार जहां कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम है वहां कितने दिनों के भीतर भुगतान की समय सीमा है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉई आर लेस देन 1000। जहां लेस देन है वहां पे 7 डेज हैं और अगर 1000 से ज़्यादा हैं तो वो फिर 10 डेज हो जाएगा, ठीक है। इसे माइंड में रखिए। 7 days एंड 10 days इज द इम्पोर्टेंट की वर्ड्स फॉर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट इन पेमेंट, इन टर्म ऑफ पेमेंट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 को देखते हैं कि सद्भावना दिवस हर साल कब मनाया जाता है। सद्भावना दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 21 जून को तो योगा डे मनाते हैं, सॉरी 21 जून को हम नहीं मनाएंगे, हम मनाएंगे 20 अगस्त को, हम मनाएंगे इसे 20 अगस्त को मनाएंगे। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाएगा क्योंकि जो 20 अगस्त है वो राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है। जो राजीव गांधी जी जो हैं वो आज़ादी से पहले के जन्म हुआ था, 20 अगस्त 1944 को जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को। जो 21 मई है उसे देश में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट डेट हैं। तो 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस मनाएंगे और 21 मई को आतंकवाद निरोधी या विरोधी दिवस जो होता है उसके लिए हम शपथ लेंगे, ठीक है। चलिए किसी भी तरह की हिंसा को हम बढ़ावा नहीं देंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 को देख लेते हैं। भारतीय रेलवे में कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किस वर्ष किया गया। 1926, 1931, 1947 और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1931। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अंडर द स्टाफ बेनिफिट फंड। महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है। राजपत्रित कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति यही नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए ये स्टाफ बेनिफिट फंड है। सांस्कृतिक गतिविधियों को किया जा सकता है। अवकाश गृहों में सुधार के लिए सहायता भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 को देखते हैं। विभिन्न मामलों में वचनबद्धता के चार्टर के अनुसार बड़ी शास्ति के लिए अनुशासन एवं अपील के मामलों के निपटारा के लिए कितनी अवधि निर्धारित है। अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ कमिटमेंट इन वेरियस केसेस, व्हाट इज द पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर डिस्पोजल ऑफ मेजर पेनल्टी केसेस इन डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। तो एक्चुअली क्या है कि बड़ी शास्ति के लिए मेजर पेनल्टी के लिए 150 डेज है, 150 डेज है और माइनर के लिए जो है, ठीक है, माइनर के लिए 31 डेज है, ठीक है। ये यहाँ पे सही आंसर है। 19 है, राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड द्वारा बनाए रखा जाता है। सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स आर मेंटेन्ड बाय अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। वन लाइन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 में निर्धारित किस नियम के तहत एक रेल सेवक को राजनीतिक दल का सदस्य बनने पर प्रतिबंधित किया जाता है। अंडर विच रूल prescribed in the Railway Service Conduct Rule 1966, the railway servant is prohibited from becoming a member of political party। तो रूल नंबर 5 में ऐसा है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं बन सकते हैं, राजनीतिक एसोसिएशन के मतलब राजनीति में नहीं कर सकते हैं,
नंबर 4 कहता है कि किसी तरह के राजनीतिक मतलब क्या बोलते हैं, पोस्ट बेस्ड जो अपनी क्या कहेंगे, जो किसी पद पर रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों को नौकरी में कोई बेनिफिट नहीं दे सकते। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेयर रिलेटिव ऑफ रेलवे सर्वेंट इन कंपनी और फॉर्म इंजॉइंग द गवर्नमेंट पेट्रोनेज, तो उसके लिए कहा गया है। ठीक है। और रूल नंबर 6 कहता है कि ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन और यूनियन बाय रेलवे सर्वेंट, तो किस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते, वो डिसाइड किया गया है कि हम किसी में ज़्यादा ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, रेलवे यूनियन जो है उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और बच गया रूल नंबर 8 जो कहता है कि कनेक्शन विद द प्रेस और मीडिया। तो आई होप कि चारों हमने सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे आ गए हैं। मृत्यु के मामले में रेलवे क्वार्टर का प्रतिधारण डैश महीनों के लिए अनुबंध है। रिटेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स इन केस ऑफ डेथ इज परमिसेबल अप टू 24 मंथ। ठीक है। और अगर कोई मिसिंग है तो 36 मंथ तक के लिए कर सकता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। नर्स स्टाफ को ड्रेस भत्ता का भुगतान किया जाता है। ड्रेस भत्ता का भुगतान किया जाता है। ड्रेस अलाउंस टू नर्स स्टाफ इज पेड 1800 रुपीज पर मंथ। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है वेतन भुगतान अधिनियम 1937 के तहत दी गई मजदूरी की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर द डिफिनेशन ऑफ वेजेस गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, तो ग्रेजुटी इसमें शामिल नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी इज द राइट आंसर, ग्रेजुटी। ठीक है, ये हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सेवा से हटाए गए रेल कर्मचारी को दिए जाने वाला अधिकतम अनुकंपा भत्ता क्षतिपूर्ति पेंशन का डैश है। द मैक्सिमम कंपनसेट अलाउंस विच शैल बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई रेलवे एम्प्लॉई हु इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस डैश ऑफ कंपनसेट पेंशन, तो 2/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और इसके लिए आप मेरा ख्याल है 160 बाई आरबी नंबर 164 बाई 2008 देख सकते हैं, जिसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये दो इम्पोर्टेंट आरबी नंबर हैं। एक ही है, एक ही है, तो आप इसको देख सकते हैं क्योंकि हम कवरिंग लेटर के साथ डीओपीटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये है ग्रांट ऑफ कंपनसेट अलाउंस करके इसके अंदर दिया हुआ है, ग्रांट ऑफ अलाउंस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सूचना के अधिकार के अधिनियम के किस धारा में सूचना के प्रगटीकरण से छूट का उल्लेख किया गया है। एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो जो इसके अंदर जो सही आंसर है सेक्शन 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, धारा 8 के तहत इससे छूट मिला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। देखिए आपको जो स्वतंत्रता दी गई है, आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो पहले 7 थे और बाद में एक जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया था और बच गए थे 6। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। राइट टू इक्वलिटी है जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। राइट टू फ्रीडम है, तो राइट टू फ्रीडम जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो फ्रीडम वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसी के तहत होगा। तो राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक, तो 19(1)(c) अगर कहता है तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, आर्टिकल 23 एंड 24 ये दोनों एक इंटर कनेक्टेड हैं। जैसे कि मानव तस्करी वगैरह से है, एक्सप्लॉइटेशन है या फिर वो सब है, तो इसके अंदर आता है। ठीक है, नंबर 4 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, 25 एंड 28 बिटवीन। और नंबर 5 पे है कल्चरल एजुकेशनल राइट जो है आर्टिकल 29 और 30 के बीच में है।
फिर एक इम्पॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बोलते हैं, आर्टिकल 32 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो यही है 5 6 हैं टोटल, तो इनको याद रखने जैसा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए हैं। रेलवे बोर्ड के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं, यही इसका सही आंसर है, वही है फिलहाल है। नरेश सलेचा जी जो हैं वो फाइनेंस कमिश्नर हैं। ठीक है, तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 पे आ जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो आर्टिकल 351, यही इसका सही आंसर होगा। एक्चुअली होगा नहीं, ये है ही। ठीक है, आर्टिकल 210 में जो है वो है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 344 में जो है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समिति के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 पे आ गए हैं। कोरिजेंडम का हिंदी अनुवाद क्या है? तो कोरिजेंडम जब होता है, जब कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए शुद्धि पत्र जारी किया जाता है, उसे कोरिजेंडम कहते हैं। यहाँ पे यही सही आंसर होगा। मेमोरेंडम को ज्ञापन कहते हैं और रिकॉर्ड को अभिलेख क्या कहते हैं? स्मरण पत्र को रिमाइंडर भी कह सकते हैं, और इसका एक और वर्ड होता है रिमेमोरेट नोट भी कहते हैं, ईपीटैफ भी कहते हैं, ईपीआई। इसका सही होना चाहिए एक्चुअली, ईपीआई टैप, पीएच होगा, हाँ पीएच होगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, स्मरण पत्र का आप ऐसे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और मेमोरेंडम भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे इसको मेमोरेंडम, आई थिंक स्पेलिंग सही होगा, MEMORANDUM, मेमोरेंडम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 को सॉल्व करते हैं। पश्चिम रेलवे राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा में प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका का नाम राजहंस है, ई राजहंस, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि हिंदी शिक्षण योजना के अधीन कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? प्रबोध, प्रवीण और प्राग, यानी कि यहाँ पे सभी होंगे, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, राजभाषा अधिनियम 1963 का पारित किया गया था? तो 10 मई 1963 को पारित किया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि RS अनुशासन एवं विभिन्न नियम 1968 के अनुसार मानक फॉर्म 7 का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। एज पर RS डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इज यूज्ड फॉर, तो 7 जो यूज किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, अब ऑप्शन को देखते हैं, जांच अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित, तो यहाँ पे ऑर्डर रिलेटिंग टू अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, तो ये सही आंसर होगा। निलंबन का आदेश का निरसन, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, तो यहाँ पे SF 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे SF 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन SF 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, SF 8 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे SF 8, ये सही इसका आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोलता हूँ कि अभी जिनको OS की एग्जामिनेशन, APO की एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो ये टोटल जो 11 फॉर्म हैं उनको ध्यान से देख लेना उचित रहेगा। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन SF 1, SF 2 ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन, SF 3 is a certificate to be furnished by suspended railway employee, SF 4 revocation of suspension, SF 5 charge sheet for major penalty, SF 6 is a refusing of permission to inspect the document, SF 7 is a appointment inquiry officer of board of inquiry, SF 8 is a appointment
ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, 9 को है डिलीट कर दिया गया है या नॉट प्रिंट कर दिया गया है। SF10 is a disciplinary action in common proceeding. SF10A is a appointment of inquiry officer in common proceedings. SF10B is a appointment of presenting officer in common proceedings. SF11 is a charge sheet for minor penalty. SF11B is a charge sheet for initiation of minor penalty in case where inquiry is essential. SF11C for making disciplinary action for minor penalty where the charge sheet फॉर मेजर पेनल्टी वाज इनिशियली इशूड। तो ये इंपॉर्टेंट सब हैं। तो चलिए हमने एक बार रिपीट कर लिया है, फिर से देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार कर्मचारी के वेतन से कटौती की कुल राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को मैंने जब सॉल्व किया था तो मैंने एक बार बताया था कि 70% होनी चाहिए। 70% के बजाय ये 50% होगा, और 70% इसके साथ कंडीशन है कि जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का डिडक्शन है वहाँ पे जो है वो 75% तक जा सकता है। ठीक है, 50% है, लेकिन बट ओनली इन द केस ऑफ पेमेंट ऑफ टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिडक्शन फ्रॉम वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज कैन बी मेड अप टू 75%। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 यानी कि वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 निम्नलिखित में से किसे मुआवजे के भुगतान के उद्देश्य से मृत कर्मचारी का आश्रित माना जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ए डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड वर्क्समैन फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग कंपनसेशन? तो ऑप्शन ए है नाबालिग भाई या अविवाहित बहन या विधवा बहन, ए माइनर ब्रदर और एन अनमैरिड सिस्टर और ए विडो सिस्टर। बी एक विधवा बहू, ए विडो डॉटर इन लो। सी मतलब तीसरा नंबर जो है पूर्व मृतक पुत्र का नाबालिग बच्चा, ए माइनर चाइल्ड ऑफ ए प्री डिसीज्ड सन। नंबर 4 पे है पूर्व मृत पुत्री का अवयस्क बच्चा जहां बच्चे का कोई माता पिता जीवित नहीं है, माइनर चाइल्ड ऑफ ए प्री डिसीज्ड डॉटर वेयर नो पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड इज अलाइव। 5 नंबर पे है पैतृक दादा दादी यदि कार्यकर्ता का कोई माता पिता जीवित नहीं है, ए पैटरल ग्रैंड पेरेंट्स इफ नो पेरेंट्स ऑफ द वर्कमैन इज अलाइव। तो यहाँ पे जो जितने बताए गए हैं वो सबको आश्रित माना गया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 जो भी ऑप्शन है वो सब सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 कहता है औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर डिड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कम इनटू ऑपरेशन? तो 1947 में ये ऑपरेशनल हुआ था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 11 मार्च 1947 को अधिनियमित यानी कि इनेक्टेड हुआ था और 1 अप्रैल 1947 से लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 1947 यहाँ पर अगर होता तो सही आंसर होता। ऑप्शन ईयर वाइज है, इसलिए 1947 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है केंद्रीय विद्युतीकरण संगठन कोर का मुख्यालय स्थित है। हेडक्वार्टर ऑफिस ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इज सिचुएटेड एट, तो ये इलाहाबाद में है और ठीक है इलाहाबाद में है। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी रेलवे विद्युतीकरण के लिए। और कुछ जोने हैं अभी हाल में जिन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट किया है, जैसे कि WCRB है और सेंट्रल रेलवे भी है। तो ये 2 जोन को आप याद करके रखें, कभी काम आएगा। WCR एंड सेंट्रल रेलवे, ये इन्होंने अपने इलेक्ट्रिफिकेशन के जो टारगेट थे उनको कंप्लीट कर लिया है। फुली इलेक्ट्रीफाइड जोन्स हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए हैं। किसी रेलवे कर्मचारी को पेंशन के लिए कम से कम कितनी क्वालिफाइंग सर्विस, कितनी अर्हक सेवा आवश्यक है? व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर पेंशन टू ए रेलवे एम्प्लॉय? तो 10 ईयर्स है, इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है ई ऑफिस में गलत प्राप्तकर्ता को भेजी गई फाइल को वापस लेने की क्रिया कहलाती है। The action to take back file sent to a wrong recipient
इन ई ऑफिस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, पुल बैक और पुल अप। हमारा जो आंसर होगा वो पुल बैक होगा, क्योंकि अगर उसने प्राप्तकर्ता ने अगर नहीं देखा है तो पुल बैक इजली हो जाएगा। एक कुछ भी एक छोटा सा नोट डाल दीजिए, रॉन्गली सेंड या कुछ भी, और उसे पुल बैक कर लीजिए। लेकिन अगर वह गलत प्राप्तकर्ता ने उस फाइल को देख ली है और हम उसको ले नहीं सकते हैं, तो उसको पुल अप करना पड़ता है, ज़बरदस्ती उससे वापस लेनी पड़ती है। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है पुल अप। ठीक है, तो पुल अप वर्ड जो है वो ई ऑफिस के जो ब्रोशर है उसके अंदर वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इस ई ऑफिस फाइल को मैं आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम डॉट इन का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पोस्ट कर दूंगा। आप जाके वहाँ देखें और सॉल्व करें अपने क्विज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 40 है, ई ऑफिस में किस प्रकार का प्राप्त नोट संपादन योग्य है? विच काइंड ऑफ रिसिप्ट नोट इज एडिटेबल इन ई ऑफिस? तो यहाँ पे दो नोट होते हैं, ग्रीन नोट होता है और येलो नोट होता है। अगर ग्रीन नोट आपने किसी को सेंड कर दिया तो उसे संपादित करना संभव नहीं है। अगर ये येलो नोट है और इसको आपने मूवमेंट में लाया, तो आप उस आपके बॉस उसको देख सकते हैं, आपकी जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसको देख सकते हैं और उसको करेक्ट करके वापस कर सकते हैं। और फिर आप उसे जब सेव करेंगे तो ये ग्रीन नोट में तब्दील हो जाएगा और आप उसको मूवमेंट में लाएंगे तो फिर वो होगा। एक और बात है कि येलो नोट को डिजिटली साइन नहीं किया जा सकता है। येलो नोट कैन नॉट बी डिजिटली साइन। तो जो भी होगा वो ग्रीन नोट में ही होगा और उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि येलो नोट के बारे में कहा जाए कि इट इज़ अ ड्राफ्ट नोट विच कैन बी एडिटेड आफ्टर मूवमेंट ऑफ ए फाइल। तो एक सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है जो मैंने अभी बताया आपको, कि आपके लिए मैं ई ऑफिस का जो ब्रोशर है उसे वहाँ पे पोस्ट करूँगा, तो आप ज़रूर जाके देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आगे हैं 41 पे। अतिरिक्त पद भत्ता किसी कर्मचारी को डैश की अवधि से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए? एडिशनल पोस्ट अलाउंस टू एन एम्प्लॉई शुड नॉट बी गिवन बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो सी होगा, 1 ईयर। और एक और है कि 45 डेज के बाद एडिशनल पोस्ट के पैसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आ गए हैं। ट्रेड यूनियन पंजीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यक न्यूनतम सदस्य डैश है। द मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज 7। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो एक है, यहाँ पे हम एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है 128/2018। ये आरबी नंबर को आप देख सकते हैं। सॉरी, ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 को देखते हैं। कारखाना अधिनियम के तहत प्रति सप्ताह काम के घंटे क्या है? व्हाट इज द वर्किंग आवर्स पर वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट? तो 48 आवर्स होने चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, no adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than 48 hours in any week। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए हैं। निश्चित चिकित्सा भत्ते की दर वर्तमान है। तो करेंट रेट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज 1000 रुपीज। ठीक है, और इसके लिए 2.5 किलोमीटर का एक पैरामीटर है।
ठीक है, इस रेडियस से बाहर होना चाहिए हॉस्पिटल से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे हैं 45 पे। पेंशन में कटौती द्वारा लगाई जा सकती है। कट इन पेंशन कैन बी इम्पोज बाय ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा किसी में भी पावर नहीं है कि वो इनको कट कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि उम्मीद के साथ एकीकृत है। उम्मीद इज इंटीग्रेटेड विथ आईपास एंड अर्पण, दैट मीन्स बोथ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आईपास इज ए इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम एंड एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क इज द अर्पण, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसे मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए। जब भी किसी विशेष स्टेशन यूनिट की गतिविधियों को आउटसोर्स किया जाता है तो ऐसे पद के विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारियों को डैश होना चाहिए। Whenever the activities to a particular station unit are outsourced, the staff working against such posts should be declared surplus and post surrendered। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से होता है। आप अपने हिसाब से बताइए कि आपने कुछ कहीं कुछ पढ़ा है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे यही है, क्वेश्चन को मैं इसे होल्ड पे रखता हूँ और अगर मैं इस पोस्ट के लिए ये करता तो मेरा आंसर यही होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था के नियामक और प्रशासक है। Which of the following agencies is the regulator and administrator for the national pension system? तो PFRD है। PFRD होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो ऑप्शन डी में है। ठीक है, PFRD। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गए हैं। सिल्वर पास के खोने पे क्या दंड है। तो सिल्वर पास के खोने पे जो दंड है वो ये है। ठीक है, ये ब्रॉन्ज पास के खोने पे दंड है और ये जो है ये गोल्ड पास के खोने पे दंड है। तो आई होप कि हमने इस सॉल्व कर लिया है और इसे आप नोट डाउन करके इसे बार बार देखते रहें तो गलती नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं। HOAR के तहत आंशुलिपिक, गोपनीय सहायक और निजी सहायकों का वर्गीकरण एक्सक्लूडेड कर्मचारी के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेनोग्राफर, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट और असिस्टेंट अंडर HOAR इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, यही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ गए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ये काफ़ी हाईलाइटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चनों पे आपका फोकस होना चाहिए जब आप इस तरह की न्यूज़ देखें। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है B44 इज द राइट आंसर। यही जो आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य या जैसे कि भारत के पूरे क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, जो आर्टिकल 44 है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम 52 पे आ गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जिसको मैंने बताया भी था कि प्रॉपर्टी का राइट जो है उसको हटा दिया गया है, जो हमें 7 फंडामेंटल राइट्स मिले थे। बाकी ये जो मैंने बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब बाकी चीज़ यहाँ पे है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 को देखते हैं। सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स किस लेवल तक उपलब्ध है। ठीक है, एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स अप टू द लेवल व्हाट लेवल आर अवेलेबल। तो 18 तक अवेलेबल है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, जिसको देखते हैं। अनिवार्य सेवा नियुक्ति की शास्ति डैश से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा नहीं दी जा सकती है। द पेनल्टी ऑफ ए कंपल्सरी रिटायरमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड बाय एन ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ। ए है HSG ग्रेड अधिकारी जो होते हैं, बी है SSG ग्रेड अधिकारी, सी कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी यानी कि जूनियर पे स्केल ऑफिसर, और डी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो हमने कई बार पिछले कई वीडियोस में हमने बात किया है
कि इस तरह की जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति है, रिमूवल, डिसमिसल जो भी होते हैं, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही कर सकता है और इससे नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता है। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन चूज़ किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। आरक्षण के लिए एल रोस्टर का पालन किया जाता है जहां स्वीकृत संवर्ग डैश या उससे कम है। द एल रोस्टर ऑफ रिजर्वेशन इज फॉलोड वेयर द सेंक्शन कैडर इज 14 और लेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 14 इज द राइट आंसर। तो हमने इस पेपर को डिकोड करने की कोशिश की और सॉल्व किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो धन्यवाद आपका। यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी नियर एंड डियर की मदद कर सकता है तो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में, शेयर करना आपके हाथ में। और विद्यादान से ज़्यादा अच्छा कोई दान होता नहीं है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करके इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लाइक पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। आप बताइए कि और इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ मैं, तो उसके हिसाब से चेंजेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।